गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सॉरी, कल रात का जो ऑनलाइन हम लोगों का क्लास हुआ था उसकी रिकॉर्डिंग किसी वजह से नहीं हो पाई। तो कोई या तो गलती से बटन कोई दब गया था या कोई टेक्निकल फॉल्ट उसमें हो गया था, इस वजह से रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। सो इन लिeu ऑफ दैट मैं ये रिकॉर्डिंग करके बगैर ऑनलाइन क्लास के रिकॉर्डिंग करके उसी सब्जेक्ट उसी टॉपिक पर मैं ये वीडियो आप लोगों के पास भेजूंगा। And as you know, this is a very important topic that we had stopped halfway through. Lesson 26, part 1 करके हमने वो बनाया था हाउ टू जज अ हॉरोस्कोप। एंड इसी के कंटिन्यूएशन में जहां हमने स्टॉप किया था, दिस इज गोइंग टू बी लेसन 26 बी और हाउ टू जज अ हॉरोस्कोप पार्ट 2। पार्ट 1 हम लोगों ने, क्योंकि थोड़ा लंबा लेसन था इसीलिए हम लोगों ने आज भी शायद देखिए, पता नहीं वो कंप्लीट मैं कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि काफी लंबा है। तो आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट शेयरिंग द स्क्रीन विद यू। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि पहले तो जो मैं बोलूंगा उसको फॉलो करने के लिए जिस हॉरोस्कोप को हम डिस्कस कर रहे हैं उसका मैं स्क्रीन पे 1 मिनट के लिए वो खोल देता हूँ, जिसमें कि आप जब हमारे कमेंट्री को फॉलो करेंगे तो वो आप अपने मोबाइल में उसका या तो स्क्रीनशॉट लेकर के रखिएगा, उसको देखते जाइएगा, या उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने सामने रखिएगा जब मैं उस पर कमेंट्री करूंगा तो उसको फॉलो करने के लिए। तो आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर वन स्क्रीन विद यू एंड जस्ट इसकी या तो फोटो खींच लीजिए या अभी इसका एक प्रिंट आउट निकाल करके अपने सामने रखिएगा, जिसमें कि जो मैं बोलूंगा इसी पर हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था। आधे कुछ हमने मामले जो है ना डिस्कस किए थे, जो मेनली कंसर्न विद लाइफ, जो स्फीयर्स होते हैं, जो टॉपिक्स होते हैं जिनको हम एनालाइज करके प्रिडिक्शन करते हैं, इसी हॉरोस्कोप पर था। और आधा हमने लॉन्गेविटी तक शायद हमने कर लिया था, लॉन्गेविटी तक कर लिया था। उसके आधे के टॉपिक्स पर आज मैं ये एनालाइज करके कमेंट्री करके आपके पास भेज दूंगा। तो इसको आपने शायद खींच लिया होगा इसको फोटो। अब मैं मेन उस पे अपने राइटअप पे आ रहा हूँ, अपने मेन राइटअप पे आ रहा हूँ, जिसमें हमने कैसे प्रिडिक्शन करना है, कैसे इसको एनालाइज किया है या आप कैसे करेंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे टॉपिक वाइज। ये हमने देखिए ये सारा कर लिया था, ऑल दिस हैड बीन डन। तो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट ऑफ। ये देखिए जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सब हमने कर लिया था। रेमेडियल मेजर्स क्या होने चाहिए इस हॉरोस्कोप के लिए, वो भी हमने कर लिया था। ये जजमेंट ऑफ लॉन्गेविटी भी हमने कर लिया था। उसके बाद अब क्या बच जाता है हमें देखने के लिए, ये देखिए लॉन्गेविटी तक हमने कर लिया था। उसके बाद नंबर 3 में है बेसिक चाइल्डहुड लाइफ ओब्लिक हेल्थ, स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन, प्रोफेशन ओब्लिक एफ्लुएंस ओब्लिक ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ। नंबर 7 है सेटबैक्स इन करियर ओब्लिक प्रोफेशन। नंबर 8 है मैरिज एंड मैरिड लाइफ। नंबर 9 है चिल्ड्रन, हेल्थ, एक्सीडेंट्स, any other setbacks, any other matter as per demand of the client। तो ये हम उसको अब शुरू करेंगे। देखिए हमने लिखा है, मैं पढ़ रहा हूँ for your convenience। We have already judged and analyzed the character and characteristics of the native. Given above are the ensuing Mahadasha periods that would ensue in his life. We can now break up the spheres of life to be judged by an approximation of which phase in life would roughly fall within which period, and synchronize the same with the Dasa periods to try and predict the events that we foresee. We already know determinants and significators for different spheres. इसका क्या मतलब हुआ? ये देखिए हमने यहाँ महादशा पीरियड्स जो है ना इस जातक के लाइफ में जो आएंगे, इनकी पैदाइश 1975 में हुई थी और पहला इनकी जो केतु की महादशा वो 13-12-1979 तक
चलनी थी, उसके बाद वीनस 13-12-99 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ टिल हमने नोट किया है सैटर्न 13-12-2075 तक चलेगा। इसी तरह डिफरेंट महादशाएं कैसे कैसे किस डेट से किस डेट तक चलेंगी ये हमने इसमें आपके कन्वीनियंस के लिए दे दिया है। और अब हम इसी तरह टॉपिक वाइज वी हैव ऑलरेडी सीन मोर और लेस की प्राइम डिटर्मिनेंट्स किस सब्जेक्ट के लिए, इनके लाइफ के किस एस्पेक्ट के लिए प्राइम डिटर्मिनेंट्स क्या है। एक ओवरव्यू हम देख चुके हैं कि इनकी लाइफ कैसी रहेगी, कौन सा प्लैनेट किस चीज का कारक है, किस चीज का प्राइम डिटर्मिनेंट है, किस चीज का सिग्निफिकेटर है, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं, एक जनरल व्यू हम ले चुके हैं। अब हम टॉपिक वाइज एक एक करके चलेंगे। तो हमने लॉन्गेविटी तक पढ़ लिया था और कैसे प्रिडिक्शन करना है वो देख लिया था। और अब हम देखते हैं कैसे नंबर 1 जो हम उठा रहे हैं आज, दिस इज बेसिक चाइल्डहुड लाइफ ओब्लिक हेल्थ एंड स्कूल एजुकेशन। अब देखिए इसमें हमने क्या लिखा है, मैं पढ़ता हूँ उसके बाद में हिंदी में फिर जो है ना इस पर कमेंट्री करके समझाता जाऊंगा। और अगर कुछ फिर भी रह जाता है तो यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद मी, जो हमारा ग्रुप है उसके ऊपर आप क्वेरी कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, ठीक है, जो हमारे स्टूडेंट्स, या हमारे अगर मैंने इसको यूट्यूब पे डाला तो दिस इज फॉर यूट्यूब व्यूअर्स ऑल्सो। तो देखिए दिस लिखा है हमने, दिस पीरियड बेसिक चाइल्डहुड लाइफ हेल्थ एंड स्कूल एजुकेशन, दिस पीरियड वुड रफली स्पैन अप टू द एज ऑफ 18-19। 18-19 साल तक ये पीरियड चलता है किसी भी जातक या बच्चे के लाइफ में। 18-19 साल तक जनरली उसका चाइल्डहुड और स्कूल एजुकेशन वगैरह समाप्त हो जाता है। The native was born in 5/9/1975, which means he would be completing the age of 18 by the year 1993, by which time one is expected to complete school education, that is up to class 12. The Mahadasha of Venus, which lasts up to 1999, would thus be covering this period. 1975 में इनके जन्म हुआ था, और जो जिस पीरियड की हम बात कर रहे हैं स्कूल एजुकेशन तक, वो जब तक कंप्लीट होगा तो तब तक महादशा वीनस की इनकी जो है अप टू 1999 है, मोर और लेस वो कोइंसाइड करेगा जब इनका स्कूल एजुकेशन खत्म होगा। तो इनकी शुक्र की महादशा 1999 तक जो चलने वाली है या थी, वो तब तक खत्म हो जाएगी ऑलमोस्ट। दैट विल कोइंसाइड विद his ending of his basic school education. देखिए वीनस एज वी नो इज द प्राइम डिटर्मिनेंट फॉर एजुकेशन। प्राइम डिटर्मिनेंट फॉर एजुकेशन क्यों है वीनस? ये आपने चार्ट की फोटो खींच ली होगी या आपने उसका प्रिंट आउट निकाल लिया होगा, देखिएगा, बिकॉज इट इज द लॉर्ड ऑफ द फोर्थ हाउस। वीनस both by way of being lord of the fourth house as well as sitting in the second house, both houses signify education. वीनस एजुकेशन का मेन कारक और प्राइम डिटर्मिनेंट है। वीनस इज इन फुल स्ट्रेंथ, वीनस की महादशा चल रही है इसलिए पे हम वीनस पे बात कर रहे हैं, और वो प्राइम डिटर्मिनेंट भी है। वीनस इज इन फुल स्ट्रेंथ of 100%. It is also the prime determinant for parentage, domestic peace, luxuries, comforts, and strength. And its strength indicates a good and comfortable childhood with a good education, which the other planets also support. वीनस बहुत स्ट्रांग है, फोर्थ हाउस का कारक है, सेकंड हाउस का कारक है, सेकंड हाउस में बैठा है। और वीनस क्या इंडिकेट करता है, किस चीज का कारकत्व है वीनस का? पेरेंटेज, मतलब हमारे पेरेंट्स किस तरह रहेंगे, डोमेस्टिक पीस, हमारे घर का माहौल कैसा रहेगा, लग्जरीज का कारक है, और कंफर्ट्स का कारक है। तो ओवरऑल दिखाता है कि जातक या बच्चे की जिंदगी बहुत अच्छी और कंफर्टेबल रहेगी। This is a general prediction that we make in view of the strength of the Mahadasa Lord Venus. However, we have to check whether this entire period will be blemishless or whether there could be ups and downs. For this, we have to check the Antardasa and Pratyantardasa. However, as a strong Mahadasha Lord, Venus promises a smooth childhood up to school level. Now look at the Antardasha periods and pick out the periods of the weak planets that you have identified. We have identified Moon as slightly weak, Jupiter and its Mool Trikon house as thoroughly weak.
अब वीनस की महादशा तो देखिए 20 साल की होती है, और हमने एक वीनस की स्ट्रेंथ कैलकुलेट जो की है उसके 100% स्ट्रेंथ आती है। तो क्या पूरे के पूरे 20 साल महादशा लॉर्ड वीनस के इसी तरह स्मूथ होंगे, या उसमें कहीं कुछ अड़चन, कुछ अप्स एंड डाउन हो सकता है? वो कैसे देखेंगे हम? तो उसको देखने का तरीका होता है कि वीनस की अंतरदशाओं को हम देखेंगे। वीनस की अंतरदशाओं को हम देखेंगे, और उसमें हम देखेंगे, हमने ऑलरेडी इस हॉरोस्कोप में पिक आउट किया हुआ है कौन कौन से कमजोर ग्रह हैं, थोड़े कमजोर है या ज्यादा कमजोर है या बहुत कमजोर है, कौन कौन से कमजोर ग्रह हैं, और किन से अप्स एंड डाउन्स का खतरा हो सकता है, ऊंच नीच, है ना, कि खतरा, जिंदगी एक सी होती नहीं है। 20 साल की महादशा कभी भी एक सी, किसी के लाइफ में भी 20 साल की महादशा बिल्कुल एक सी नहीं होगी। इट विल नेवर बी द सेम, नो, देयर आर बाउंड टू बी अप्स एंड डाउन्स। So for that, what we do is, what we break up, we break up नहीं है, मतलब ये नियम है कि हर एक महादशा में अंतरदशाएं हर एक प्लैनेट की एक प्रोपोर्शन में आती हैं, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं। तो देखिए, हमने हमने पिक आउट किया हुआ मून एज स्लाइटली वीक, हमने पिक आउट किया हुआ था। क्यों स्लाइटली वीक? बिकॉज इट इज वेरी नियर टू द सन, कॉम्बस नहीं है फिर भी नियर टू द सन है। मून पिक आउट किया हुआ था, और जुपिटर मेनली हमने पिक आउट किया हुआ एज वीक प्लैनेट्स। तो देखिए, मून अंतरदशा इन वीनस महादशा, मून लिखा हुआ है हमने, मून अंतरदशा पीरियड इज फ्रॉम 13/4/1984 टू 13/12/1985, and within this period Veen Venus sorry Venus moon pratyantar is from 13/4/84 to 3/6/84, and Venus moon oblique Jupiter प्रत्यंतर is from 8/10/84 to 28/12/85. These two periods are vulnerable periods wherein you can warn the native of mainly health issues. The next danger period could be Venus moon Jupiter. वीन निकल रहा है मुंह से, वीनस शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। Venus moon Jupiter from 8/10/84 to 28/12/85। ये शायद ये रिपीट हो रहा है ना, ये इसको मैं मिटा देता हूँ, ये टाइप करने में रेपिटेशन हो गया है। डेंजर पीरियड्स दोनों हमने लिख दिए हैं ऊपर, ये टाइप करने में कुछ रेपिटेशन हो गया है, इसको मैं हटा देता हूँ। देखिए, ये हमने मेंशन किया है, दो वल्नरेबल पीरियड्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं। वीनस में मून प्रत्यंतर जो कि 13/4/84 से लेकर के 3/6/1984 तक है या थी, और वीनस में मून में जुपिटर जो कि 8/10/84 से 28/10/1985 तक चलनी थी या चलनी है। अगर हम आज लिख रहे हैं, मान लीजिए आपके पास एक कुंडली आई है, ये तो हो चुका है, उसको जो एक पास्ट का ये हॉरोस्कोप है, उसको हम ये कैसे प्रिडिक्शन करके लिखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये दो पीरियड्स हमने पिक आउट कर लिए हैं। इसमें मेनली हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, हम देख चुके हैं। मून चूंकि स्लाइटली वीक है, और जुपिटर हेल्थ का प्राइम डिटर्मिनेंट है, छठे भाव का स्वामी है, जहाँ की उसकी मूल त्रिकोण राशि बैठी है, और उसको हम लोगों ने जो स्ट्रेंथ कैलकुलेट किया है, तो उसको सिर्फ 6.5% नंबर जो है मिल रहे हैं, इसीलिए बहुत ही कमजोर है, और वो हेल्थ का कारक होने की वजह से हेल्थ के इश्यूज दे सकता है। किसी भी अच्छे महादशा के अंदर अगर वो अंतरदशा लॉर्ड बन के आता है, या प्रत्यंतरदशा लॉर्ड बन के आता है, या ट्रांजिट में कहीं अफ्लिक्टेड होता है या अफ्लिक्ट करता है, तो वो हेल्थ के इश्यूज क्रिएट कर सकता है। फिर हमने लिखा है, देखिए इसमें, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, वो आप निकाल सकते हैं, देख लीजिएगा, चार्ट हमने बना करके दे दिया है। अगेन वीनस जुपिटर, वीनस में जुपिटर की अंतरदशा चलेगी 12/2/1990 से 13/10/1992। It could be another vulnerable period from the health angle. Venus, Jupiter, and Venus, Jupiter, Moon within this period would be the most sensitive periods. क्या मतलब हुआ है इसका? कि
अभी हम ऊपर बात कर रहे थे वीनस में मून की अंतर्दशा की बात कर रहे थे। अब इसमें दूसरा पीरियड वीनस की महादशा में जो है वो है वीनस में जुपिटर की अंतर्दशा, जो कि 12/2/90 से लेकर के 13/10/92 तक चलनी थी। ये भी एक खतरनाक पीरियड हो सकता है। फ्रॉम द हेल्थ एंगल वीनस जुपिटर जुपिटर एंड वीनस जुपिटर मून, ये दो फिर प्रत्यंतर दशाएं आ जाती हैं विद इन दिस पीरियड, वुड बी द मोस्ट सेंसिटिव पीरियड्स। इसकी जन्म पत्री आप अपने कंप्यूटर में बना सकते हैं, बना लीजिएगा। आप टाइम नोट कर लीजिए। इनका टाइम जो है, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 5/9/1975, टाइम है 2:49 AM और प्लेस ऑफ बर्थ है पटना। तो ये आप अगर बना लीजिएगा अपने सॉफ्टवेयर में, तो ये जो मैं बातें कर रहा हूँ अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा की, ये सब सामने आपके आ जाएगा। तो आपके लिए ज्यादा आसानी होगी अगर आप किसी चीज को क्रॉस चेक करना चाहते हैं या फॉलो करके। मान लीजिए मुझसे कहीं टाइपिंग में कोई गलती, आपको अगर ऐसा लगता है कि गलती मुझसे हुई होगी, तो आप अपने कंप्यूटर पे अपने सॉफ्टवेयर में डाल करके यू कैन चेक दिस आउट। ओके, तो ये जो पीरियड्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं, ये हमें जो है जातक को बता देना है कि दिस कुड बी एक 20 साल की महादशा, वीनस की महादशा, जो कि हमने अनुमान लगाया कि बहुत ही अच्छा होगा वीनस के स्ट्रेंथ को लेकर के। उसमें ये वीक स्पॉट्स हो सकते हैं, तो यू हैव टू बी केयरफुल। रेमेडियल मेजर्स की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, क्या उपाय उनको करने हैं, वो दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन पार्ट 1। ठीक है, तो देयर इज नो नीड टू रिपीट इट। जब डेंजर आता है तो वो रेमेडियल मेजर्स से ही डेंजर दूर हो सकता है। अब देखिए, हमने आगे बात की है द टाइप ऑफ इलनेसेस एज इंडिकेटेड आर कफ, कोल्ड, फीवर, lung infection, etc., signified by moon, and stomach ailments signified by Jupiter. ये बीमारियां उस बच्चे को हो सकती है जो पीरियड्स आइडेंटिफाइड है उसमें। प्लीज नोट दैट वीनस ओब्लिक जुपिटर, यानी कि वीनस की महादशा में जुपिटर की अंतरदशा would be the time around which the native would be around 17 years of age and preparing for his board exams. So caution him suitably. Besides these two periods, rest appears to be smooth sailing. वीनस में जुपिटर जब चलेगा तो जातक की उम्र तकरीबन 17 साल की होगी, जिस समय बोर्ड अमूमन 12th के एग्जाम की आदमी तैयारी वगैरह करता रहता है। तो वो चूंकि वल्नरेबल पीरियड है, तो ऐसे केसेस में हमें वार्निंग दे देना है कि भाई देखो, ऐसा ये हो सकता है, हेल्थ का इशू आ सकता है, तो यू हैव टू बी केयरफुल। पेरेंट्स को वार्निंग दे दीजिए, बच्चे को खुद दे दीजिए। ठीक है, तो ये मतलब अब ये, बट देखिए बाय एंड लार्ज इसमें कोई डराने वाली बात नहीं है। वीनस की महादशा 20 साल की जो अभी हम लोगों ने देखी, वो अदरवाइज बहुत साउंड है महादशा। उसमें कहीं जो है कोई प्रॉब्लम हमें वैसे नजर नहीं आती है, लेकिन हमारा काम होता है वार्निंग दे देना जो हमें नजर आता है हॉरोस्कोप को दे करके। तो हमने ये वार्निंग जो है, हमारा फर्ज बनता है कि हम बच्चे को या पेरेंट्स को हम उसकी वार्निंग दे दें। ठीक है, मैं 1 सेकंड के लिए रिकॉर्डिंग को जरा पॉज कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट आता है हमारा स्कूल एजुकेशन के बाद कॉलेज एजुकेशन। ये कॉलेज एजुकेशन देखिए हमने लिखा है नीचे, ये ऊपर चला गया। ये 1 मिनट, शायद ये ऊपर नीचे कुछ हो गया है। जस्ट गिव मी 1 मिनट। इसके प्रिंट आउट्स तो मैं आपके पास खैर भेज दूंगा, इसलिए उसको आप बाद में अपना इसको प्रिंट आउट निकाल के और हमारे कमेंट्री को सुन करके यू कैन मेक मोर सेंस आउट ऑफ इट। ओके, तो नीड नॉट वरी, ये ऊपर नीचे जो हो रहा है इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये हाँ, हियर वी गो। ओके, कॉलेज एजुकेशन। अब कॉलेज एजुकेशन का पीरियड क्या होगा, देखिए ये हमने लिखा है अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम द एज ऑफ 18 to 23।
अमूमन 18 से 23 साल की उम्र कॉलेज एजुकेशन की होती है, अगर हम ये प्रिज्यूम करके चलते हैं कि स्कूल एजुकेशन में कोई ब्रेक नहीं लगा होगा या नहीं लगेगा। तो जैसा कि इस जन्म पत्री से हम देख सकते हैं, ये स्मूथ सेलिंग वाली जन्म पत्री थी, इसमें ब्रेक लगने की हमें उम्मीद नहीं है। तो इसीलिए हम जो है इसमें जो हमें प्रेडिक्शन करना है, रिमेंबर दैट वी आर मेकिंग प्रेडिक्शंस, तो इसमें हमें 18 से 23 साल हम करीब मान करके, 18 से 23 हो सकता है, 17 से 22 हो सकता है, 18 से 24 भी हो सकता है, 19 से 24-25 हो सकता है। ये अप्रोक्सीमेशन करना होता है थोड़ा सा ऊपर नीचे करके, बट इसमें हमने 18 से 23 पकड़ा है और मोरलेस वो ठीक ही होना चाहिए। तो approximately from the age of 18 to 23 would be the time for the native's college education, presuming there would be no breaks in his school education, which appears quite obvious from his horoscope. दशा combinations during this 5-year period are as follows. इस 5 साल में जो दशा combinations हमें मिलेंगे वो निम्न प्रकार है। वीनस में सैटर्न की अंतर्दशा 13-10-1983 से लेकर के 13-12-1985 तक। वीनस में मरकरी की अंतर्दशा 13-12-95 से 13-10-1998 तक, और वीनस में केतु की अंतर्दशा 13-10-1998 से 13-12-1999 तक। ये सब आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, कर लीजिएगा, इसमें एक्सप्लेन करने की कोई बात नहीं है। ओके, बाय द एंड ऑफ वीनस ऑब्लिक मरकरी, वीनस में मरकरी की अंतर्दशा itself there are chances of his completing college education and gaining employment. मरकरी 1998 में जो खत्म होगा, ऊपर जैसा हमने लिखा है, तब तक इनका कॉलेज एजुकेशन समाप्त होना चाहिए और उस समय ये नौकरी की तलाश में निकल जाएंगे, ऐसा हम प्रेडिक्शन करेंगे, प्रेडिक्शन हम कर रहे हैं। The line of study as is indicated by the chart, क्या पढ़ेंगे, क्या इंडिकेशन है इस चार्ट से लाइन ऑफ स्टडी की? The line of study as indicated by the chart as per the significations of Venus and Mercury mainly, as per the chart of Venus and Mercury mainly। क्यों Venus और Mercury? Venus जो है एडुकेशन का कारक है और मरकरी भी एडुकेशन का कारक होता है। थर्ड हाउस में मरकरी सिचुएटेड है, मरकरी स्ट्रांगली इन द थर्ड, वीनस स्ट्रांगली इन द सेकंड, एंड प्राइम डिटर्मिनेंट फॉर एजुकेशन पॉइंट टुवर्ड्स ह्यूमैनिटीज। ह्यूमैनिटीज मतलब आर्ट्स, साइंस नहीं आर्ट्स। कल रात के हम लोगों का लाइव जो वीडियो जिसका मैं कर नहीं पाया लाइव क्लास में, किसी ने ये सवाल उठाया था कि कौन सी लाइन ये पढ़ाई करेंगे, तो हमने कहा था कि आप शायद मिस कर गए, इस पर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पॉइंट टुवर्ड्स ह्यूमैनिटीज, कॉमा मैनेजमेंट, कॉमर्स, मार्केटिंग एक्सेट्रा। थर्ड हाउस में अगर कोई प्लैनेट स्ट्रांगली बैठता है और उसकी दशा अंतरदशा भी चलती है और थर्ड हाउस भी एजुकेशन से कनेक्टेड हाउस है, तो हम ये, और उसको कॉम्बिनेशन क्यों हम बोल रहे हैं ह्यूमैनिटीज, क्योंकि वीनस के साथ उसका कॉम्बिनेशन है। तो वीनस और मरकरी का जो कॉम्बिनेशन होता है वो वीनस और मरकरी का कॉम्बिनेशन होता है, ये मार्केटिंग है, कम्युनिकेशन स्किल्स से रिलेटेड कोई लाइन होगी, या लाइन सब्जेक्ट दिखाता है ये, इट शोज द सब्जेक्ट ऑफ ये जो कॉम्बिनेशन होता है वीनस और मरकरी का, अगर ये एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं जैसा कि हम देख रहे हैं उनको, और दशा अंतरदशा भी उन्हीं की चल रही है, सारा कुछ एवरीथिंग पॉइंट्स। साइंस, किसी का सवाल था कि साइंस अगर होगा तो क्या सब्जेक्ट होगा, ये हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं जनरल डिस्कशन में, लेकिन यहाँ पर साइंस का हमें कुछ नजर वैसा आता नहीं है। साइंस में आपका मार्स आएगा, सैटर्न आएगा, सन भी आ सकता है। देखिए एजुकेशन और प्रोफेशन को लेकर के हम लोगों ने डिस्कस किया, तो बहुत सारे प्लैनेट्स के जो कॉम्बिनेशंस होते हैं ना, पॉइंटर्स होते हैं, वो ओवरलैपिंग होते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। तो हम यहाँ जो कॉम्बिनेशन हमें मिल रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि ये
आर्ट्स के साइड में जाएंगे और कुछ एमबीए वगैरह करके या मार्केटिंग वगैरह लाइन में, मार्केटिंग के लाइन में, जिसमें कि कम्युनिकेशन स्किल्स की जरूरत है, रिफाइंड तौर तरीकों की जरूरत है वीनस के होने की वजह से, उस लाइन को शायद ये पकड़ेंगे। तो ये हमने लिखा है लास्ट इसमें, इस पैराग्राफ में, यहाँ देखिए, the line of study as is indicated by the chart as per the significations of Venus and Mercury, mainly Mercury strongly in the third, Venus strongly in the second, and prime determinant for education point towards humanities, management, commerce, marketing, etc. If there are no major obstructions seen in the way of studies, which should be smooth, you can again caution him regarding Moon and Jupiter. Moon and Jupiter का इस हॉरोस्कोप में हर जगह आप कॉशन करेंगे। जो भी किसी भी हॉरोस्कोप में वीक या वल्नरेबल प्लैनेट्स निकलते हैं, उसका कॉशन आपको जातक को करना है, चाहे कोई भी महादशा चल रही हो, कोई भी अंतरदशा चल रही हो। तो महादशा के अंतरदशा में वीक प्लैनेट के, और अंतरदशा के प्रत्यंतर दशा में वीक प्लैनेट, अब महादशा अंतरदशा के प्रत्यंतर दशा में वीक प्लैनेट का पीरियड जब आएगा, तो हमें उनको ये वार्न कर देना है कि जैसे कुछ खतरा इसमें बन सकता है। किस टाइप का खतरा बन सकता है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मेनली हेल्थ का। तो हेल्थ के वजह से या तो पढ़ाई में रुकावट आ सकती है, या नौकरी जब होगी तो नौकरी में कुछ इश्यूज आ सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें करना है, तो पर्टिकुलर इस हॉरोस्कोप में हेल्थ के ही इश्यूज हैं। अब देखिए, इसके बाद कॉलेज एजुकेशन के बाद नेक्स्ट जो आता है वो है प्रोफेशन ऑब्लिक जॉब ऑब्लिक करियर। एज पर द चार्ट, बाय द एंड ऑफ वीनस महादशा, 1999 में वीनस महादशा खत्म होती है, the native would be completing his college education. College education उनका समाप्त हो जाएगा, and would be expecting to get employed around 1998 to 1999. 98-99 में अब वो कॉलेज एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद ये टाइम है जबकि वो नौकरी की तलाश में होंगे। When Venus oblique केतु, वीनस में जब केतु की अंतरदशा चलेगी 99 में, तब वो नौकरी की तलाश उनकी शुरू होगी, would be running. He could get employment in this period as Venus is one of the determinants for profession. महादशा लॉर्ड वीनस तो बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोफेशन का डिटर्मिनेंट है ही है, और केतु जो है वो 11वें भाव में बैठा हुआ है, तो इसलिए नौकरी शायद इनको मिल सकती है। लेकिन चूंकि केतु जो है अपने नीच राशि में बैठा हुआ है, इसलिए बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी इस समय, इसकी हम जो है गारंटी नहीं कर सकते। गारंटी तो वैसे किसी चीज की नहीं की जा सकती है, लेकिन इंडिकेशन नहीं है कि बहुत अच्छी कोई नौकरी मिलेगी, पहली नौकरी, लेकिन मिल सकती है। However, a good and up to the mark job is only seen with the advent of Sun Mahadasha, and within that Antardasha of Mars. 1999 में दिसंबर में सूर्य की महादशा शुरू हो जाएगी। तो सूर्य भी प्रोफेशन का प्राइम डिटर्मिनेंट है, क्योंकि सेकंड हाउस में अपने मूल त्रिकोण राशि में बैठा हुआ है। तो उसके पीरियड में जातक को एक अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन कब मिलेगी? नौकरियां तो उन्हें मिलेंगी, लेकिन जब मंगल की अंतरदशा उसमें आएगी। मंगल की अंतरदशा कब आएगी? देखिए, लिखा है हमने, सन ऑब्लिक मार्स फॉल्स बिटवीन 30/9/2000 टू 5/2/2001। इस पीरियड में उनको बहुत अच्छी नौकरी कोई मिलनी चाहिए। क्यों ऐसा हमें ऐसा लगता है? क्योंकि मंगल इनका जो है, मार्स, ये चीफ डिटर्मिनेंट है, चीफ डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोफेशन। क्यों चीफ डिटर्मिनेंट? क्योंकि 10वें भाव का स्वामी होकर के वो 11वें भाव में बैठा हुआ है, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन होता है। और सूर्य की महादशा चल रही होगी, उसकी अंतरदशा चल रही होगी, दोनों प्राइम डिटर्मिनेंट, स्ट्रॉन्ग प्राइम डिटर्मिनेंट्स हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं उस पीरियड में उनको कोई एक अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए। वो पीरियड है 30/9/2000 से लेकर के 5/2/2001 तक। The reason for this analysis being that Mars, देखिए मैं ये कर्सर आप लोगों को ये फॉलो करिए। The reason for this analysis being that Mars as one of the prime determinants for profession joins Sun, the other prime determinant for profession. ये हम बात कर चुके हैं। The job
as already indicated, could be related to the marketing side. The career promises to be very promising one. However, Mercury as Lord of the Third, इसको ध्यान से सुनिएगा, being intimately connected to the likely profession he may undertake, would be prone to cause frequent changes of jobs and may also be the cause for tensions on the job front without causing any permanent dent because of its strength. मरकरी बहुत मजबूत ग्रह है, थर्ड हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट से कनेक्टेड है, एजुकेशन से कनेक्टेड था, लेकिन जब एम्प्लॉयमेंट, मरकरी का बड़ा वॉलेटाइल नेचर होता है, अगर वो कमजोर हो तब तो बहुत तंग करता है, मजबूत होने के बावजूद भी चूंकि वो फास्ट मूविंग प्लैनेट है तो ट्रांजिट में उसके बहुत सारे अफ्लिक्शंस फ्रीक्वेंटली होते हैं, फ्रीक्वेंटली होने के कारण अप्स एंड डाउन्स वगैरह बदल रहता है, और अगर वो नौकरी से कनेक्टेड है तो फ्रीक्वेंट चेंज करवाएगा जॉब्स में, हर 2 3 4 साल पर 5 साल पर मान लीजिए वो नौकरी चेंज करवाएगा। तो पूरे करियर में जैसे 25 30 साल का करियर है तो पता चला कि वो 6 7 जॉब्स 6 7 8 जॉब्स में वो आदमी को जातक को घुमा दिया। तो इस ये थोड़ा सा जातक को आप वार्न करना है या कॉशन करना है, कोई बहुत खतरनाक बात नहीं है, लेकिन फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ जॉब्स थोड़ा इनकन्वीनियंट तो होता ही होता है। तो इसीलिए you have to tell the native, you have to tell your client that this could be a possibility। जैसा मरकरी को लेकर के हमने कहा था यंगर ब्रदर को ये बहुत परेशान कर सकता है, सेम रीजन। Similarly, the intervening periods in periods or intercontacts of functionally malefic planets Saturn, Jupiter, Rahu, Ketu during Dasa, Antardasa, during Dasa transits with profession, significators or related natal MEPs may result in tensions, temporary setbacks. Setbacks, if any, would however be only minor in nature. And overall, नौकरी में बहुत स्मूथ है, बहुत अच्छा प्रोफेशनल करियर नजर आता है क्योंकि सारे डिटरमिनेंट्स बड़े स्ट्रांग हैं, लेकिन जो फंक्शनल मैलेफिक्स हैं सैटर्न, जुपिटर, राहु, केतु, ये फंक्शनल मैलेफिक्स है। मून कमजोर है, फंक्शनल मैलेफिक नहीं है। फंक्शनल मैलेफिक्स राहु, केतु, सैटर्न, जुपिटर जब भी कोई ट्रांजिट अफ्लिक्शन या अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में कोई अफ्लिक्शंस बनाएंगे एक दूसरे के साथ या किसी नेटल पोजीशन के साथ, है ना, या किसी नौकरी के डिटर्मिनेंट के साथ, तो टेंशन्स पैदा हो सकते हैं। उसके लिए आपको फिर हॉरोस्कोप में आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे अंतरदशाएं प्रत्यंतर दशाएं आपको आइडेंटिफाई करके जातक को बताना पड़ेगा वो पीरियड्स, या अगर आप कर सकते हैं तो ट्रांजिट में जाकर के देखिए वल्नरेबल पीरियड्स कौन से हैं। तो those periods you have to warn the client about. It would however be only minor in nature because of the overall strength of planets। ये बहुत मजबूत जन्मपत्री है, इसीलिए सेटबैक्स जो आएंगे वो टेम्पररी इन नेचर होंगे। उसके बाद देखिए हमने क्या लिखा है यहाँ, प्रमोशंस, ये करियर की बात कर रहे हैं, प्रमोशंस ऑब्लिक एलिवेशंस। प्रमोशंस का मतलब पता है आप लोगों को, एलिवेशंस आर प्रॉमिस्ड ड्यूरिंग द अंतरदशा ऑफ मार्स, सन, मून एंड मरकरी। ये 4 अंतरदशाएं या प्रत्यंतर दशाएं जब भी आएंगे इनके करियर में तो इनको प्रमोशंस और एलिवेशंस प्रॉमिस्ड हैं क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेंट हैं। इजी गेन्स बाय वे ऑफ बोनस ऑब्लिक इंसेंटिव etc predicted throughout the career as Saturn, strong lord of the 8th, is sitting in the Lagna and Mars, the chief determinant for profession as lord of the 10th, is entrenched strongly in the house of gains, that is the 11th house। इनको करियर में इजी गेन्स बहुत होंगे, इजी गेन्स होंगे। और क्यों होंगे? क्योंकि सैटर्न जो इनका है, सैटर्न इनका लग्न में बैठा है, 8वें भाव का स्वामी है, फंक्शनल मैलेफिक जरूर है लेकिन स्ट्रांग होकर के लग्न में बैठा हुआ है। तो 8वें भाव का स्वामी जब स्ट्रांग होता है तो इजी गेन्स, इंसेंटिव्स, बोनस वगैरह, लॉटरी भी निकल सकती है, मिलता है। तो और लग्न में बैठना, लग्न क्या है? लग्न इज सेल्फ। तो कोई भी प्लैनेट जो गेन दिखाता है अगर लग्न में बैठा है तो आपको फायदा होगा। तो ये सब इनके नौकरी में लगा रहेगा। और दूसरा फायदा क्या होगा? दूसरा फायदा होगा थ्रू मार्स। क्यों मार्स? क्योंकि मार्स प्राइम डिटर्मिनेंट फॉर प्रोफेशन,
हो करके 10th का स्वामी हो करके 11th में बैठा है, लाभ भाव में बैठा है, तो वो भी जो है टाइम टू टाइम जो है इनको इजी गेन्स, इंसेंटिव, बोनस वगैरह दिलवाता रहेगा। Caution the native, however, by picking out the mutual afflictions of the FMPs, which हम बात कर चुके हैं, functional malefic planets के अगेंस्ट जो है इनको कॉशन कर दीजिएगा। ट्रांजिट्स और दशा पीरियड्स अगर आइडेंटिफाई करके आप इनको बता सकते हैं, इस पीरियड में आप थोड़ा होशियार रहिएगा, कुछ सेटबैक्स होने के चांसेस हो सकते हैं, ये आपका करना दायित्व बनता है। मैरिज एंड मैरिड लाइफ, assuming that boys these days marry between the age of 25 to 30 after getting well settled, look for the most likely period after first ascertaining as a rule whether marriage is promised। पहले तो देखना है कि शादी का प्रॉमिस है कि नहीं, और अमूमन 25 से 30 साल की उम्र में बच्चे उस जमाने में 1975 की ये पत्री है शादी किया करते थे, तो वो हमने आइडेंटिफाई किया कि 25 से 30 साल का हम पीरियड देखेंगे मैरिज के लिए, अगर मैरिज प्रॉमिस्ड है। प्रॉमिस ऑफ मैरिज कैसे देखते हैं, देखिए लिखा है हमने, द प्राइम डिटर्मिनेंट फॉर मैरिज इज सन फॉलोड बाय वीनस एंड सैटर्न, ऑल आर स्ट्रॉन्ग एंड वेल प्लेस्ड। वीनस द कारका फॉर वाइफ एंड मैरिज इन जनरल is sitting in one of the marriage giving houses along with the main prime determinant sun. Saturn too is comfortably placed. Saturn too is comfortably placed. तो शादी होगी और टाइमली मैरिज होगी, ये ऐसा लगता है जन्मपत्री को देख करके, क्योंकि सारे डिटरमिनेंट्स कंफर्टेबली प्लेस्ड हैं और सब स्ट्रॉन्ग है, कोई भी वीक नहीं है। We have already analyzed that by the time the native would be settled, ठीक है, जब तक ये जातक सेटल होगा, that is by 1998-99, Venus Mahadasha would have ended and Sun Mahadasha would have started। जब इनको नौकरी लगेगी तो वीनस खत्म और सूर्य की महादशा शुरू हुई है, हम डिस्कस कर चुके हैं। सन महादशा इज फ्रॉम 13/12/99 to 13/12/2005। Almost the entire Sun Mahadasha is capable of giving marriage। सन महादशा 6 साल की होती है और ये 6 साल मैरिज कभी भी हो सकती है, ऐसा आपको लगेगा, क्योंकि सारे स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर्स हैं। It's capable of giving marriage, but common sense would tell you that unless and until it is a love marriage, अगर ये आप लव मैरिज नहीं है तो कॉमन सेंस एज एन एस्ट्रोलॉजर हमको ये बोलती है कि बच्चे जब तक आजकल वेल सेटल्ड होके फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल नहीं पाते हैं, तब तक वो शादी नहीं करते हैं। तो पहले हम देखेंगे क्या लव मैरिज कहीं हमें नजर आ रही है, तो हम सबसे पहले वो देखते हैं। फ्रॉम द चार्ट see if there is any strong connection between the 5th house and marriage significators and determinants। देखिए कि 5वें स्थान से, जो कि लव मैरिज का स्थान होता है, कोई सिग्निफिकेशन है क्या जो कि लव मैरिज दिखाता है, कोई कनेक्शन है क्या? You will not find any, so it will not be a love marriage। लव मैरिज नहीं है in all probability। Now look at the अंतरदशास in the ensuing sun महादशा। अब सन महादशा में आप अंतरदशाओं को देखिए, and you will find the sun Venus period spanning between 13/12/2004 to 13/12/2005। इसको आप पिक आउट कीजिए। किसी ने कल सवाल किया था लाइव क्लास में, why not sun, why not sun and Saturn? सन में सैटर्न में क्यों नहीं शादी हो सकती है? सवाल बहुत अच्छा था, हो सकती है, लेकिन हमने क्या बोला, मोस्ट लाइकली कौन देगा? सैटर्न क्या है पहले आप देखिए। सैटर्न को हम डिटर्मिनेंट मान रहे हैं, वो 8वें भाव का स्वामी है। 8वें भाव का स्वामी जो होता है वो मैरिटल लाइफ का ब्लिस दिखाता है, ठीक है। अगर और कोई सिग्निफिकेटर्स नहीं है, कोई प्राइम डिटर्मिनेंट नहीं है, जैसा कि होता है, जैसा कि सैगिटेरियस लग्न में आपको मिलेगा, तब तो उसको हम प्राइम डिटर्मिनेंट मानते हैं कि वो मैरिज करवाएगा। लेकिन जहां और प्राइम डिटर्मिनेंट्स वाली कुंडली होती है, जैसे ये कुंडली है, जहां की प्राइम डिटर्मिनेंट, सबसे प्राइम डिटर्मिनेंट कौन है? इसमें सन है। उसके बाद एक ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस में हम देखते हैं, उस पर वीनस है,
तब अगर ये दोनों नहीं होते तब फिर सैटर्न का नंबर आता। तो हम एक तो रीजन ये है कि सन में सैटर्न हम पिक आउट कर रहे हैं। दूसरा रीजन क्या बोला था हमने कि आजकल लड़के जब तक वेल सेटल्ड होकर के कुछ फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो जाते हैं तब तक वो शादी की नहीं सोचते हैं। तो सन वीनस इंडिकेट करता है कि तब तक इनकी उम्र जो है 2004-5 में इनकी उम्र 75 से अगर आप जोड़ेंगे तो करीब 28-29-30 के आसपास होती है, जो कि अमूमन शादी की आजकल या उस जमाने में भी उम्र हो गई थी। इसीलिए वी आर पिक, तब तक ये वेल सेटल्ड होंगे, फाइनेंशियल स्टेबल होंगे, इसीलिए हम सन और वीनस को पिक आउट कर रहे हैं, सन सैटर्न को नहीं पिक आउट कर रहे हैं। अगर सन वीनस नहीं होता तो नेक्स्ट बेस्ट चॉइस, फर्स्ट चॉइस हमारी सैटर्न होती। इसको यूं समझिए। Okay, pick out this period as it appears to be the most likely period, as both Sun and Venus are prime determinants. In this, Sun-Venus would be running between 13-12-2004 to 11-2-2005. Declare this as the probable period of marriage. If you want to further narrow it down, go into the transits. ये पीरियड जो है 13-12-2004 से लेकर के 11-2-2005 सन वीनस का पीरियड रहेगा। सन की महादशा में, वीनस की अंतरदशा में, वीनस की प्रत्यंतर। तो आप उनको बताइए ऐसा लगता है कि इसी पीरियड में शादी होनी चाहिए, तो दिस इज द प्रोबेबल डेट दैट यू कैन डिक्लेयर। मैंने बताया था कि अगर आप 15-20 दिन, एक आध महीना भी ऊपर नीचे प्रेडिक्शन कर देते हैं और शादी अगर हो जाती है प्रेडिक्शन, तो यू विल बी कॉल्ड अ गुड एस्ट्रोलॉजर। ठीक है, आप पिन पॉइंट करने के चक्कर में मत रहिए। एग्जैक्टली पिन पॉइंट करना बहुत मुश्किल होता है। कर सकते हैं आप, अगर टाइम ऑफ बर्थ बिल्कुल करेक्ट है और ट्रांजिट अगर आपको देखना आता है तो आप पिन पॉइंट भी कर सकते हैं। इस ट्रांजिट को आप खोलिएगा और आप देखिएगा कि जो हमने जो डेट्स पिक आउट किया है, इस प्रत्यंतर इसकी डेट आप देखिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा। सन और वीनस की पोजीशन को आप देखिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि शादी कब होनी चाहिए थी या शादी कब हुई थी। आप मुझे बताइएगा देख करके। ओके, देयर इज नो डिस्टर्बेंस सीन इन मैरिड लाइफ। मैरिज और मैरिड लाइफ का ये टॉपिक है। एज ऑल सिग्निफिकेटर्स आर स्ट्रांग, देयर आर नो प्लैनेट्स इन 6, 8, 12। मैरिड लाइफ में कोई डिस्कशन का कहीं स्कोप नहीं है डिस्टर्ब मैरिज लाइफ, क्योंकि इट्स अ वेरी प्रॉमिसिंग मैरिड लाइफ, कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहा, इसलिए हम उस पर ज्यादा टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। सारे मैरिड लाइफ के सिग्निफिकेटर्स जो हैं, हैप्पी मैरिड लाइफ के सिग्निफिकेटर्स जो है वेल प्लेस्ड है, इसलिए ज्यादा उसमें कुछ डिस्कशन करने वाली बात नहीं। अब हम आते हैं प्रोजेनी, चिल्ड्रन, बच्चे, शादी के बाद बच्चे। द प्रेडिक्टेड पीरियड फॉर मैरिज अराउंड अर्ली 2005, हमने प्रेडिक्ट किया 2005 अर्ली 2005 में शादी होगी। तो अगर शादी हुई होगी तो फिर पढ़ते हैं आगे। सन दशा वुड एंड ऑन 13-12-2005 को सूर्य की महादशा खत्म हो जाएगी। सो चांसेस ऑफ प्रोजेनी मतलब चिल्ड्रन विद इन सन दशा इज रिमोट। जो आजकल एक साल के अंदर बहुत कम ऐसे होते हैं, आजकल के मॉडर्न युग में, जहाँ की दोनों मियाँ बीवी वर्किंग ही होते हैं, कि एक साल में लोग बच्चा पैदा करने की सोचते हैं। तो सन दशा निकल जाएगी, 2005 के एंड में सन महादशा खत्म हो जाएगी। इफ एट ऑल प्रोजेनी इज प्रॉमिस्ड, पहले तो देखें कि बच्चा प्रॉमिस्ड है कि नहीं। तो देखते हैं, चेक वेदर प्रोजेनी इज प्रॉमिस्ड। द डिटर्मिनेंट सन is sitting in its own मूल त्रिकोण राशि। Sun is one of the prime determinants in the second house of progeny। सेकंड, फिफ्थ और सेकंड प्रोजेनी चिल्ड्रन का घर होता है। सूर्य पुत्र कारक होकर के अपने मूल त्रिकोण राशि में सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। ठीक है, देयर इज नो मूल त्रिकोण हाउस इन द फिफ्थ एंड राहु इज सिटिंग इन डिबिलिटेशन इन द फिफ्थ। ये एक माइनस पॉइंट है। फिफ्थ हाउस में कोई मूल त्रिकोण राशि नहीं है और राहु नीच का होकर के 5वें भाव में बैठा हुआ है। पुत्र कारक जुपिटर इज वेरी वीक, डिस्कस कर चुके हैं। पुत्र कारक जुपिटर कहलाता है, वो बहुत कमजोर है, 6% उसकी स्ट्रेंथ है। प्रोजेनी इज प्रॉमिस्ड, बच्चा तो होगा, दो मे बी डिलेड ऑन अकाउंट ऑफ द रीजंस ऑब्जर्व। ये दो कारण हैं जिनके वजह से हो सकता है कि
बच्चे में डिले हो। देयर में ऑल्सो बी अ थ्रेट टू द चाइल्ड इटसेल्फ, बच्चे को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि ये देखिए राहु बैठ गया 5वें भाव में, पुत्र कारक बहुत कमजोर है। पुत्र, पुत्र या पुत्री, पुत्री ही मोस्ट प्रोबेबली होगा, क्योंकि सन वहां बैठा हुआ है मेल राशि में, सेकंड हाउस में, और जुपिटर जो है वो बैठा हुआ है मेल राशि में 10th हाउस में। 10th हाउस से मतलब है जुपिटर मेल राशि में बैठा हुआ है। In all likelihood, it will be a male child because the determinant is sitting in its own male Rashi and Jupiter is also sitting in male Rashi. As promise of progeny is on the delayed side, तो लगता है कि देर से होगा बच्चा। Let us study the dasha promises. मून महादशा starts running on 13/12/2005 से मून की महादशा शुरू हो जाएगी। मून की महादशा, सन में शादी वादी हो गई, सारा कुछ हो गया, सन खत्म हो गया, उसके बाद मून। तो मून की क्रोनोलॉजी को हम पढ़ें। सबसे पहले मून में मून आएगा, उसके बाद मून में मार्स आएगा, मून में राहु आएगा, मून में जुपिटर आएगा। आउट ऑफ दीज द मोस्ट लाइकली पीरियड फॉर मेल चाइल्ड वुड बी मून जुपिटर which spans from 12/11/2008 to 13/10/2010. Predict the birth of a male child in this period. Caution the native against the dangers from Rahu and Ketu and Jupiter. Advise him for taking proper medical advice. खतरा है, हमने देख लिया खतरा है, रीजन डिस्कस कर लिए, पीरियड हमने आइडेंटिफाई कर लिया। तो आप बता दीजिए कि जब चंद्रमा में जुपिटर की अंतर्दशा चलेगी तो शायद जो है चाइल्ड बच्चा होने का चांस है, लेकिन खतरा है चूंकि राहु बैठा हुआ है, केतु देख रहा है 5वें भाव को, और पुत्र कारक बहुत वीक होकर के बैठे हुए हैं 10वें भाव। अब देखिए हेल्थ, इलनेस, डिजीज, as we have already discussed, health could be an issue for the native because of the weakness of the prime determinant Jupiter and the 6th Mool Trikona house. The main period of Jupiter, fortunately, will come when he is in his 60s. महादशा जुपिटर की आएगी इनके बुढ़ापे में, तो इसीलिए ये लकी हैं। ये दिस इज कॉल्ड, दीज आर गुड लकी हॉरोस्कोप्स, क्योंकि खराब प्लैनेट्स की महादशाएं जब हमारे जवानी में नहीं आती हैं तो हम उतना सफर नहीं करते हैं। बुढ़ापे में तो वैसे भी आदमी की हेल्थ वगैरह डाउन होने लगती है, तो उस समय खराब महादशा, उस समय परेशानी हो सकती है, लेकिन फिलहाल जो पीक पीरियड लाइफ का है उसमें कोई इनकी खराब महादशा नहीं आ रही है। But before that, whenever the अंतर्दशा of Jupiter and Moon come, health issues could be there. छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं जब इनकी मून और जुपिटर का कोई भी अंतर्दशा, बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, या प्रत्यंतरदशा आ सकती। मून से उतना खतरा नहीं है, जुपिटर से ज्यादा खतरा है। Identify these periods and transits and warn him with the likely dates. Saturn could also join such untoward transactions as he is a functional malefic planet. As can Rahu and Ketu. हेल्थ में हमेशा फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट्स जो हैं जब ट्रांजिट या अंतरदशा प्रत्यंतरदशा का पार्ट बनते हैं, एक दूसरे से जब टकराते हैं या किसी बेनिफिक से भी टकराते हैं, तो हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आइडेंटिफाई करके इनको बता देना ये पीरियड्स। अब आप आइडेंटिफिकेशन इज अ इजी प्रोसेस। महादशा अंतरदशा ट्रांजिट खोलिए, आइडेंटिफाई कीजिए और वो पीरियड्स बता दीजिए। इतना भी अगर आप लिख करके उनको बता करके दे देंगे तो यू विल सेटिस्फाई योर कस्टमर टू अ ग्रेट एक्सटेंट। अभी इसमें हम यहाँ पे इसको समाप्त कर रहे हैं। अभी इसमें बाकी हम थोड़ा जो और बचता है उसको हम या तो लाइव क्लास में डिस्कस कर लेंगे या इसी प्रकार का वीडियो में बना करके आपके पास भेज दूंगा। अब ज्यादा कुछ इसमें नहीं बचता है, इनकी ओवरऑल लाइफ हम लोगों ने देख लिया। अब क्या है, जैसा कि वीनस बहुत स्ट्रांग है, सन बहुत सारे बेनिफिट्स, बहुत इनकी लाइफ किस तरह की रही या रही होगी। जैसा मुझे पता है कि he already has 2-3 हाउसेस, 2-3 मकान भी इन्होंने खरीद लिए हैं by the age of 45। गाड़ियां भी ये हर 2-3 साल पे बदल लेते हैं, है ना। कभी स्कोडा है, कभी BMW है। तो इनकी ओवरऑल जैसा हमने
इस पत्री को देखा, ओवरऑल लाइफ इनकी बहुत स्मूथ है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। बहुत कुछ ज्यादा बचता नहीं है अब डिस्कस करने के लिए। इस पर कोई फीडबैक है, कमेंट हो, आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। आई एम एंडिंग दिस हियर एंड थैंक यू वेरी मच। इफ आई रिलीज दिस ऑन यूट्यूब, तो हमारे यूट्यूब के व्यूअर्स से भी रिक्वेस्ट है कि अपना फीडबैक हमें देंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय एंड हैव अ गुड डे। थैंक्स।